हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 11वीं हिंदी इलेक्टिव कोर्स अंतरा भाग 1 का गद्य पाठ दोपहर का भोजन, जिसके लेखक हैं अमरकांत जी। बच्चों, सबसे पहले पाठ के प्रमुख पात्रों का संक्षेप में परिचय जानेंगे। उसके बाद पाठ का मूल प्रतिपाद्य, पाठ की मूल संवेदना, पाठ परिचय संक्षेप में जानेंगे। इसके बाद पाठ का सारांश यानी पाठ की समरी, और बच्चों उसके बाद अंत में मैं प्रश्नोत्तर संबंधी चर्चा करूंगी। आइए शुरू करते हैं। प्रमुख पात्र, 5 पात्र हैं कहानी के, जिसमें सबसे प्रमुख है सिद्धेश्वरी, जो घर की गृहिणी है, हाउसवाइफ है। मुंशी चंद्रिका प्रसाद सिद्धेश्वरी के पति हैं और उनकी उम्र लगभग 43 वर्ष है। रामचंद्र सबसे बड़ा लड़का है, जिसकी उम्र 21 साल है। मोहन मंझला लड़का है, जिसकी उम्र 18 साल की है, और सबसे छोटा लड़का 6 साल का है, जिसका नाम प्रमोद है। पाठ परिचय। दोपहर का भोजन गरीबी से जूझते एक निम्न मध्यम वर्गीय शहरी परिवार की कहानी है, जिसके मुखिया मुंशी चंद्रिका प्रसाद की अचानक नौकरी छूट जाने के कारण परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। सिद्धेश्वरी पाठ की सबसे प्रमुख पात्र तथा इस कहानी की केंद्र बिंदु है, जिसके चारों ओर कहानी घूमती है। वह अत्यंत अभाव में संघर्षों से जूझते हुए अपने परिवार की गाड़ी को खींच रही है। परिवार के सदस्यों को भरपेट भोजन तक नसीब नहीं हो पा रहा है, किंतु फिर भी वह यही कोशिश करती है कि हर किसी को प्रसन्न रख पाए, और इसके लिए वह झूठ का भी सहारा लेती है। एक सदस्य के विषय में दूसरे सदस्य को ऐसे ही झूठ मूठ कुछ कह देती है, लेकिन उसका उद्देश्य यही होता है कि आपस में प्रेम, सभी के बीच प्रेम सद्भावना बनी रहे, घर में शांति बनी रहे, और आपस में परिवार के सदस्य एक दूसरे का सम्मान करें। वह यही प्रयास करती है कि इस घर के सभी सदस्यों को सुख मिले। परिवार की बहुत अधिक दयनीय स्थिति है, किंतु फिर भी वह परिवार को जोड़ने का भरसक प्रयास करती है। वह परिवार के सदस्यों के सामने एक दूसरे की कमी को भी छिपाती है, ताकि उन्हें दुख न पहुंचे। ये सभी बातें उसके अपार धैर्य को दर्शाती हैं। इस कहानी के द्वारा लेखक ने यह दर्शाया है कि आदर्श गृहिणी किस प्रकार धीरज से काम लेते हुए घर के सदस्यों के बीच प्रेम तथा सम्मान का रिश्ता बनाए रखती है। बच्चों, आइए अब हम समझते हैं पाठ की समरी यानी उसका सारांश। सिद्धेश्वरी दोपहर का भोजन बनाकर घर के सभी सदस्यों का इंतजार कर रही थी। अचानक उसे ख्याल आया कि बड़ी देर से उसे प्यास लगी है, परंतु काम में बहुत अधिक व्यस्त होने के कारण उसने पानी भी नहीं पिया। चूंकि उसे भूख थी और उसने कुछ खाया भी नहीं, इसलिए जब उसे प्यास से रहा नहीं गया तो उसने 1 लोटा पानी गटागट पी लिया, जो उसके कलेजे में लग गया। वहीं सामने उसका सबसे छोटा लड़का प्रमोद खटिया पर लेटा हुआ था। वह कुपोषण का शिकार था। उसका शरीर नंग धड़ंगा था और उसकी हड्डियां भी साफ दिखाई दे रही थीं। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे हुए थे, बेजान पड़े थे। उसका पेट हंडिया की तरह फूला हुआ था और उसके मुंह खुला हुआ था और उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। उसने अपने लड़के की ओर देखा तो एक गंदा ब्लाउज उसके मुख पर डाल दिया और वह दरवाजे की ओट लेकर गली की ओर देखने लगी। 12 बज चुके थे, भोजन का समय था, और वह बाहर देखने लगी, क्योंकि घर के बाकी सदस्य घर में नहीं थे, उनका इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद उसने अपने बड़े लड़के रामचंद्र को घर की ओर आते हुए देखा। रामचंद्र एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में प्रूफ रीडिंग का काम सीखता था तथा नौकरी की तलाश में था। उसने अभी फिलहाल ही इंटर पास किया था। सिद्धेश्वरी ने उसे देखा तो वह उसे देखकर वो सोचने लगी, चलो ये आ गया है, अब वह उसे भोजन परोसेगी। लेकिन वह जब आया तो उसका मुंह लाल था और चढ़ा हुआ था। उसके बाल अस्त व्यस्त थे, उसके जूतों पर भी धूल जमी हुई थी, फटे पुराने थे उसके जूते। तो सिद्धेश्वरी की पहले तो हिम्मत ही नहीं हुई कि उसके पास कैसे जाए।
लेकिन फिर हिम्मत करके उसके पास गई और उसको बोली बड़कू, क्योंकि माँ अपने बड़े बेटे को बड़कू कहती थी, बड़कू। और उसके माथे पर उसने हाथ रखा तो उसको देखने लगी कि उसको बुखार तो नहीं है, क्योंकि ऐसे आकर बैठ गया। फिर माँ के स्पर्श से उसने आंखें खोली। तब माँ ने डरते डरते पूछा कि खाना तैयार है, यही ले आऊं क्या? तो उसने कहा कि बाबूजी खा चुके। तो उसने बोला सिद्धेश्वरी ने कि नहीं, वो भी आते ही होंगे। तो रामचंद्र खाने के लिए बैठ गया। रामचंद्र की उम्र लगभग 21 साल की थी। वो लंबा, दुबला पतला और गोरे रंग का था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, होठों पर झुर्रियां आ गई थीं। और जब वह खाना खाने के लिए बैठा तो सिद्धेश्वरी ने थाली उसके सामने रखी, जिसमें उसने उसे 2 रोटियां और एक कटोरा भर पनियाई दाल। पनियाई दाल का मतलब होता है बच्चों ऐसी दाल जिसमें पानी ज्यादा है और दाल के दाने कम है ना, क्योंकि गरीबी से परिवार जूझ रहा है। और चने की तली हुई तरकारी यानी सब्जी उसको परोसी। उसने पहला टुकड़ा ही निगलते हुए ही पूछा माँ से, अपने से छोटे भाई अपने अनुज के विषय में, कि मोहन कहाँ है। तो बाहर बहुत तेज धूप हो रही है, माँ से उसने पूछा। और मोहन जो सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का था, उसकी उम्र 18 साल की थी और वो इस साल हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। और वो घर से गायब था, काफी देर हो गई थी और सिद्धेश्वरी को खुद नहीं पता था कि वो कहाँ गया है। परंतु फिर भी उसकी सच बोलने की हिम्मत नहीं हुई और उसने रामचंद्र से झूठ मूठी कह दिया कि वो किसी लड़के के घर पढ़ने गया है, अभी आ जाएगा। और उसको ये भी कहा कि उसका दिमाग तो बड़ा तेज है, हमेशा उसे पढ़ने की लगी रहती है। रामचंद्र ने फिर कुछ कहा नहीं और वो धीरे धीरे खाना खाता रहा। और इस तरह से जो सिद्धेश्वरी थी वो डरती थी अपने बेटों से भी, तो थोड़ा उसके मन में डर रहता था, तो इसलिए वो अपने बेटे को ही देख रही थी। फिर उसने अपने डरते डरते ही अपने बेटे से पूछा, क्योंकि उसको पता है कि ये नौकरी की तलाश कर रहा है। उसने पूछा, कहती है वहां कुछ हुआ क्या, जैसे माँ पूछती है बच्चे से। तो उसने बोला माँ को कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। इतने में धूप बाहर बहुत तेज हो गई थी और सामने जो प्रमोद सोया हुआ था खटिया पर, उसकी सांस का खरखर शब्द भी सुनाई पड़ रहा था, क्योंकि बिल्कुल चुप्पी थी। तो अचानक चुप्पी को भंग करते हुए फिर रामचंद्र ने पूछा, फिर अपने सबसे छोटे भाई के बारे में पूछा, प्रमोद के बारे में। माँ से कहा कि प्रमोद खा चुका। तो माँ ने ऐसे ही बोल दी, कहती हाँ खा चुका। फिर रामचंद्र ने पूछा ये रोया तो नहीं था। तो सिद्धेश्वरी ने फिर झूठ बोल दिया, कहती नहीं आज तो सचमुच नहीं रोया और बड़ा होशियार लड़का है, कह रहा था बड़का भैया के यहाँ जाऊंगा। और इस तरह से वो उसके बारे में तारीफ करने लगी। मतलब एक बच्चे की बारे में ऐसे ही झूठ मूठ कह रही है दूसरे बच्चे को कि देखो वो तुम्हारी तारीफ कर रहा था। अब फिर वो आगे कुछ और बोल नहीं सकी, क्योंकि क्या हुआ था, उसने इसीलिए पूछा कि प्रमोद रोया तो नहीं था, क्योंकि कल प्रमोद रेवड़ी खाने की जिद के कारण 1.5 घंटा रोया था और बाद में सोया था। तो इसलिए रामचंद्र को पता था, इसलिए माँ से वो पूछता है कि फिर तो नहीं रोया ये। तो इस तरह से उसने कहा कि नहीं रोया, तो ये बात हो गई। फिर रामचंद्र ने खाना वाना खाया और माँ ने उसको कहा कि 1 रोटी और देती हूँ, 1 रोटी और खा ले। तो कहता नहीं माँ जरा भी नहीं, पेट तो बहुत भर चुका है, बस अब और नहीं खाऊंगा। फिर उसकी माँ ने उसको जिद की कि आधी रोटी तो और ले ले। उसने कहा नहीं आधी भी नहीं खाऊंगा, तुम भी कमाल करती हो, बीमार कर डालोगी क्या। इस तरह से उसने माँ को कहा। और इस तरह से फिर उसने पानी पिया और पानी पीकर फिर वो चला गया। और इतने में जब वो चला गया तो फिर उसके बाद मंझला लड़का आया। मंझला लड़का मोहन आ गया और वो हाथ पैर धोकर बैठा। जो मोहन था वो सांवले रंग का था, है ना, उसकी आंखें थोड़ी छोटी थी और उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। अपने भाई की तरह, बड़े भाई की तरह दुबला पतला तो था, परंतु उतना लंबा नहीं था जितना लंबा रामचंद्र था। वह उम्र की अपेक्षा कहीं अधिक थोड़ा गंभीर भी लग रहा था और उदास भी दिखाई दे रहा था। तो सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली की और उसको कहा कहाँ रह गए थे भाई, तुम्हारे बारे में भैया पूछ रहा था। उसने जवाब दिया, कहता है कि मैं कहीं भी नहीं गया, मैं तो यहीं था। और फिर सिद्धेश्वरी ने पंखा जलते हुए ही अपने उस बेटे को भी झूठ मूठी कह दिया कि बड़का तो तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, कह रहा था मोहन तो बड़ा होशियार है, बड़ा दिमागी है, उसे तो हमेशा पढ़ने की लगी रहती है, धुन 24 घंटे पढ़ने में ही लगा रहता है ना। तो इस तरह से माँ ने उसको भी
झूठ बोला। तो मोहन अपनी माँ की ओर फीकी हंसी हंस पड़ा। सिद्धेश्वरी ने उसको भी फिर खाना परोसा, 2 रोटियां कटोरे में 3/4 दाल डाल दी और तरकारी की भी दी थी उसे, और तरकारी भी उसने फिर तरकारी भी खाई, सब्जी रोटी भी खाई। फिर उसको समझ नहीं आया सिद्धेश्वरी को फिर और क्या बात करे। उसे अपने दोनों लड़कों से डर लगता था। अचानक ना उसकी मतलब इस विवशता के कारण उसकी आंखें भर आईं और वह दूसरी ओर देखने लगी। लड़का जो मोहन था वो खाना खा रहा था, लगभग समाप्त कर चुका था। सिद्धेश्वरी ने उससे कहा, 1 रोटी और देती हूँ, 1 रोटी और खा ले। तो उसने कहा कि नहीं माँ, और रोटी नहीं, तुम्हारी कसम। और वो कहती है बड़े भैया ने एक रोटी ली थी। अब फिर वो कहता है कि नहीं माँ, और रोटी नहीं चाहिए, और दाल तुमने अच्छी बनाई है, अगर तुम बहुत जिद करती हो तो कटोरे में थोड़ी दाल और दे दो। सिद्धेश्वरी ने उसका कटोरा दाल से भर दिया। इतने में फिर क्या हुआ कि अभी वो खाना खा ही रहा था, खाना बस खत्म हो चुका था उसका। इतने में परिवार के मुखिया मुंशी चंद्रिका प्रसाद आ गए। और चंद्रिका प्रसाद जी आए तो वो भी ऐसा लग रहा था कि बड़े थके मांदे से लग रहे थे वो भी। और आए तो वो भी खाने के लिए बैठे। उन्हें भी सिद्धेश्वरी ने 2 रोटियां, कटोरा भर दाल और चने की तली तरकारी परोसी। वो भी रोटी का एक ग्रास खा रहे थे, चुबला रहे थे। उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा लगती थी, हालांकि वो इतनी उम्र के नहीं थे, पर उम्र से ज्यादा के लगते थे। उनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग थी, परंतु 50-55 के लगते थे, क्योंकि वो संघर्ष कर रहे थे, गरीबी से जूझ रहे थे, और शरीर का चमड़ा भी उनका झूलने लगा था, और सिर पर बाल उड़ रहे थे, है ना, और गंदी धोती डाली हुई थी उन्होंने, मतलब, और उनकी जो बनियान थी वो भी फट रही थी। फिर उन्होंने सिद्धेश्वरी से पूछा मुंशी जी ने कि बड़का दिखाई नहीं दे रहा, मतलब रामचंद्र के बारे में पूछा। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब कि क्या हो गया, उसको क्या क्या जवाब दे। फिर वो उनको भी पंक्ति झल रही है और कह रही कि अभी अभी खाकर वो काम पर गया है, कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी। और फिर सिद्धेश्वरी ने मुंशी जी के आगे फिर ऐसे ही झूठ मूठ कह दिया, बड़का जो है बाबूजी की ये रहता है, आपका तो बड़ा सम्मान करता है। वो कहता है बाबूजी तो देवता के समान है। बच्चों देखो, जबकि ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन सिद्धेश्वरी परिवार में शांति बनी रहे, सुख बना रहे, इसीलिए वो ऐसे ही झूठ मूठ कह रही है। मुंशी जी के चेहरे पर जब उसने ये कहा कि वो तो बाबूजी कहता है बाबूजी देवता के समान है, तो जैसे उसने ये कहा तो मुंशी जी के चेहरे पर चमक उभर आई। मुंशी जी ने उसको कहा कि क्या कहता है, बाबूजी देवता के समान है, अरे बड़ा पागल है। मतलब उन्होंने एक तरह से इसमें स्नेह झलकता है, प्यार झलकता है जब उन्होंने कहा है बड़ा पागल है। तो आगे और सिद्धेश्वरी ने फिर क्या कहा, कहती पागल नहीं, बड़ा समझदार है। कहती कि वो तो मोहन तो उसकी बहुत इज्जत करता है, और वो कहता है आज भी कह रहा था कि भैया की शहर में बहुत इज्जत है, पढ़ने लिखने वाले जितने भी लोग हैं उनमें उनका बड़ा आदर होता है, और दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है पर ये नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए, है ना। तो इस तरह से वो तारीफ करती है, रामचंद्र की भी तारीफ करती है, और ये भी कहती है कि मोहन भी उसकी बहुत तारीफ करता है, मोहन भी बहुत इज्जत करता है। तो ये मुंशी जी को इस तरह से बता रही है कि मतलब हमारे जो लड़के हैं वो किस तरह से बड़े समझदार हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। इस तरह से बात करें ताकि परिवार में सम्मान एक दूसरे के प्रति बना रहे। अब फिर मुंशी जी बोले, कहते हैं हाँ बड़के का दिमाग तो खैर काफी तेज है। कहते हैं वैसे लड़कपन में नटखट भी था, हमेशा खेल कूद में लगा रहता था, है ना, सबक उसे पर याद करने को देता था तो फटाफट याद कर लेता था। इस तरह से फिर वो कहते कि तो क्या तुम प्रमोद को कम समझती हो। तो अब क्योंकि प्रमोद कुपोषण का शिकार है और वो चारपाई पर लेटा रहता है, उसकी हालत काफी खराब है, इस वजह से उसके बारे में भी मन में कोई इस तरह का विचार ना आए, मन में अच्छी भावना उत्पन्न हो और इंसान मोटिवेट हो, इसी तरह से इसीलिए वो प्रमोद के बारे में बात करते हैं। फिर क्या हुआ कि बिल्कुल चुप्पी सी छा गई। मौन को भंग करने के लिए, यानी उस मौन भरे वातावरण को दूर करने के लिए, उसको चुप्पी को तोड़ने के लिए फिर वे लोग ऐसे ही बातें करने लगे। और सिद्धेश्वरी ने ही बात शुरू की। वो कहती कि अब तो लगता है कि बारिश ही नहीं होगी, और उसकी बात का जवाब कुछ नहीं दिया उन्होंने, और इधर उधर देखा। फिर वो कहते हैं मक्खियां बहुत हो गई हैं आजकल। तो फिर सिद्धेश्वरी ने भी कोई और ऐसी बात बोली, कहती है फूफा जी बीमार हैं, कोई समाचार नहीं आया। फिर उसके बाद फिर मुंशी जी क्या बोले, ऐसे देखा और फिर बोला, कहते हैं गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई और लड़का तो एमए पास है। फिर सिद्धेश्वरी चुप हो गई और फिर मुंशी जी भी कुछ नहीं बोले। बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं कि उन्होंने बेतुकी बातें की,
जैसे बारिश के बारे में बात करी, बारिश नहीं होगी, सिद्धेश्वरी ने कहा। मुंशी जी ने कहा मक्खियां बहुत हो गई हैं, फिर सिद्धेश्वरी फिर बोली फूफा जी। ये सब बातें एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है बेटा, आप सुन रहे हैं बच्चों, कि एक दूसरे से संबंधित नहीं है बातें, कोई सिर पैर नहीं है आपस में। लेकिन कहानी के जो कथानक है, कहानी का जो प्लॉट है, दोपहर का भोजन नामक कहानी का जो प्लॉट है, उससे संबंधित हैं ये बातें, उसको प्रभावित करती हैं ये बातें। ये जो 4 बातें इनके आपस में जो आपस में इंटरेक्शन हुआ, जो बातचीत की उन्होंने, फूफा जी के बारे में फिर बात की, फिर गंगा शरण बाबूजी की लड़की की शादी के तय होने के बारे में बात की, तो ये बताती हैं, ये जो घटना बातें उन्होंने की, इन बातों से क्या हुआ, कहानी को बच्चों गति मिलती है। और ये हुआ कि आपस में उस माहौल को तोड़ने के लिए और ये भी दिखाने के लिए अमरकांत जी ने इसका उल्लेख किया यहाँ पर, इन बातों का, कि जो गरीबी से ये जूझता हुआ परिवार है, ये जिंदगी से हारा नहीं है और ये उससे संघर्ष कर रहा है और उससे आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए वो चुप्पी को तोड़ रहा है। तो जिस तरह से वो चुप्पी को तोड़ रहा है और इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इसका मतलब उनका ध्यान गरीबी की ओर नहीं है और वो अपने जीवन में संघर्ष की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भी दर्शाता है बच्चों। फिर इस तरह से जो थी सिद्धेश्वरी, वो उनको कहने लगी कि और रोटी दूं, तो एक रोटी और देती हूँ, बड़के की कसम, कहती बहुत सी बनी हुई रखी है रोटी, एक खा लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं अब भूख नहीं है, अब रहने दो, पेट बहुत भर चुका है। और अब कहते हैं कि नमकीन चीजें तो बहुत खा ली, मीठा खाने को कुछ मन है, तो क्या गुड़ है घर में? उसने कहा हाँ गुड़ तो पड़ा है थोड़ा सा। तो उन्होंने कहा ठंडा रस बनाओ, वही पी लूंगा, उससे जायका भी बदल जाएगा, हाजमा भी हो जाएगा। तो फिर सिद्धेश्वरी ने मतलब उनकी बात सुनी और इस तरह से वो फिर ठहाका मारकर हंस पड़े। और फिर जब मुंशी जी खाना खा चुके तो सिद्धेश्वरी उनकी जूठी थाली लेकर चौके की जमीन पर ही बैठ गई और जो थोड़ी सी दाल बची हुई थी बटलोई में, है ना, वो उसने अपने कटोरे में उड़ेली। और वो पूरा भरा भी नहीं, क्योंकि दाल बिल्कुल थोड़ी सी बची हुई थी और थोड़ी सी चने की तरकारी यानी कि सब्जी बची हुई थी, उसे भी उसने पास खींच लिया। और केवल एक रोटी बची हुई थी और वो भी मोटी भद्दी और जली हुई रोटी थी। उसने अपनी झूठी थाली में, जो मुंशी जी थाली छोड़कर उठे थे, उसी झूठी थाली में रखने ही जा रही थी कि अचानक उसे प्रमोद का ध्यान आया, जो सामने लेटा हुआ था। क्योंकि प्रमोद ने अभी तक खाना नहीं खाया था, तो उसने एक रोटी के 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा अपनी झूठी थाली में रख लिया और दूसरे टुकड़े को वापस रख दिया कि प्रमोद जब मांगेगा तो वो उसे खाना खिलाएगी। तो इस तरह से उसने अपना पहला ग्रास जब मुंह में रखा तो अचानक उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। सारा घर तो मक्खियों से बनबन कर रहा था और बाहर एक ऐसी गंदी सी साड़ी टंगी हुई थी जिसमें पैबंद यानी पैचेस लगे हुए थे। इससे पता चलता है कि घर में कितनी गरीबी है ना। और जो सिद्धेश्वरी है वो किस तरह से परिवार की गाड़ी को खींच रही है, साड़ी भी पहनती है, उसमें पैबंद यानी पैचेस लगे हुए हैं। और बाहर की कोठरी में मुंशी जी अपना खाना वाना खा के औंधे मुंह लेटे हुए निश्चिंतता से सो रहे थे, जैसे उन्हें परवाह ही नहीं, जैसे कि उन्हें 1.5 महीना पहले मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से छटनी ही ना हुई हो उनकी, जैसे इस तरह निश्चिंतता से लेटे हुए थे कि जैसे उन्हें काम की तलाश में शाम को जाना ही नहीं हो। हालांकि हकीकत क्या थी, 1.5 महीना पहले उनकी छटनी हो चुकी थी, उनकी नौकरी चली गई थी। वो मकान किराया नियंत्रण विभाग में क्लर्की करते थे, पर वो ऐसे निश्चिंतता से सो रहे थे मानो उनकी छटनी ना हुई हो और वो नौकरी पे लगे हुए हों और उन्हें कहीं काम की तलाश में फिर शाम को न जाना हो, जबकि ऐसा नहीं था। बच्चों, ये तो थी कहानी का सारांश। आइए अब हम देखते हैं बच्चों प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, सिद्धेश्वरी ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मंझले बेटे मोहन के बारे में झूठ क्यों बोला? बच्चों, आप इसका उत्तर ऐसे लिख सकते हैं, सिद्धेश्वरी इस पाठ की, इस कहानी की प्रमुख पात्र है। वह परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने पर भी बड़ी मुश्किल से परिवार की गाड़ी को खींच रही है। उसे मोहन के बारे में पता नहीं था कि वो कहाँ गया है और कब लौटेगा। फिर भी वह रामचंद्र से कहती है कि वह किसी लड़के के यहाँ पढ़ने के लिए गया हुआ है और उसका दिमाग बड़ा तेज है, बहुत होशियार है, 24 घंटे उसकी तबीयत पढ़ने में ही लगी रहती है, जबकि वास्तविकता तो बिल्कुल इसके विपरीत थी।
पर उसने ये झूठ इसलिए बोला क्योंकि रामचंद्र परिवार का सहारा बनने के लिए बहुत प्रयास कर रहा था। वह नौकरी की तलाश कर रहा था, उसने अभी अभी इंटर पास किया था, प्रूफ रीडिंग का काम सीख रहा था। तो इसलिए वह चाहती थी कि जो व्यक्ति परिवार का सहारा बनने का प्रयास कर रहा है उसका मन ना टूटे और उसके मन में इस तरह के भाव ना आए कि परिवार के अन्य सदस्य मौज मस्ती कर रहे हैं। और इसीलिए वह ये चाहती थी कि वह दुखी ना हो, रामचंद्र को वह दुखी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उसने उससे वास्तविकता छिपाई और मंझले बेटे मोहन के बारे में झूठ बोला। अगला प्रश्न, कहानी के सबसे जीवंत पात्र के चरित्र की दृढ़ता का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। बच्चों, इसका आप उत्तर ऐसे लिख सकते हैं। कहानी की सबसे जीवंत पात्र सिद्धेश्वरी है, जो एक गृहिणी है और हम उसे आदर्श गृहिणी कहेंगे। वह जानती है कि घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, घर में पर्याप्त भोजन भी नहीं है, परंतु फिर भी वह घर की स्थिति को संभाले रखती है और घर के सदस्यों के सामने इस सच्चाई को भी उजागर नहीं होने देती कि घर में भोजन कम बना है। हर सदस्य से वह और रोटी लेने के लिए भी आग्रह करती है और झूठ मूठ ही कह देती है कि और सदस्यों ने नहीं ली तो तुम ले लो, है ना, कि उसने भी कम, जबकि और परिवार के सदस्य भी जानते हैं कि घर में खाना कम है, परंतु वे भी उसकी बात को रख लेते हैं और उसके से बड़ी सफाई से वे भी कह देते हैं कि पेट भर गया और खाना नहीं चाहिए और रोटी नहीं चाहिए। हालांकि सभी को भूख होती है, परंतु वे भी उसके मन को समझते हैं और जो सिद्धेश्वरी है वो परिवारजनों के मध्य भी प्रेम भाव बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करती रहती है और सबके मन हालातों से टूट चुके हैं, घर के सभी सदस्यों के, लेकिन वह टूटे हुए सबके मनों को भी अपने झूठ के कारण संभाले हुए है। अगर वह झूठ नहीं बोलती तो परिवार टूट जाएगा। तो झूठ बोलने से एक दूसरे के अच्छे गुण सामने आते हैं, तो एक दूसरे को उनको हिम्मत मिलती है, जिस वजह से वह झूठ बोलती है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं, क्योंकि जब वह रामचंद्र को कहती है कि मोहन तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था कि, और चंद्रिका प्रसाद को भी बोलती है कि मोहन भी कह रहा था कि बड़कू बढ़िया की तो शहर में पढ़े लिखों में बहुत इज्जत है और वो तो अपने छोटे भाई को भी बहुत मानता है, प्रमोद का भी बहुत ख्याल करता है। इस तरह से वो जो ये सब बातें वो उसके झूठ को दर्शाती है, परंतु साथ ही साथ ये भी दर्शाती है कि उसके चरित्र में बहुत दृढ़ता है। यानी कि वो ये समझती है, वो अच्छी तरह जानती है कि झूठ बोलने से कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इससे परिवार के सदस्यों में आपस में प्रेम बढ़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उसमें चरित्र की दृढ़ता है। अगला प्रश्न, कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे गरीबी की विवशता झांक रही हो। तो कहानी में ऐसे बहुत से प्रसंग आए हैं बच्चों जिनसे गरीबी की विवशता झलकती है। जब कहानी शुरू होती है तभी बताया गया है कि कहाँ सिद्धेश्वरी का जो 6 साल का सबसे छोटा बेटा प्रमोद है वो नंग धड़ंग खाट पर पड़ा हुआ है ना, और उसकी जो छाती की हड्डियां वो भी साफ साफ दिखाई दे रही हैं और जो उसके हाथ पैर हैं वो बासी ककड़ियों की तरह सूखे और बेजान हैं, पेट हंडिया की तरह फूला हुआ है। तो इससे पता चलता है कि घर में कितनी गरीबी है। साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि उसको बच्चों ये भी है कि उसको भूख लगी हुई है, लेकिन फिर भी वो कुछ खाती नहीं है क्योंकि घर में खाने को कम है, जबकि वो और सदस्यों को खिला के फिर जो बचा हुआ होगा खुद खाना चाहती है और इसलिए पानी घटाघट पी जाती है। ये भी दर्शाता है कि घर में खाने को कम है, गरीबी है घर में। और फिर ये भी दर्शाता है कि जब प्रमोद के मुंह पर मक्खियां भिन आ रही हैं तो वो एक गंदा ब्लाउज उसके मुंह पर डाल देती है। परिवार के सदस्यों को कुल 2 रोटियां और कटोरा भर पनियाई दाल, साथ में चने की तली तरकारी भी खाने को देती है, और जबकि उसके लिए केवल आधी रोटी बच जाती है। या लास्ट में ये भी दिखाया गया है कि एक रोटी बची है लास्ट में, है ना, अंत में, और वो भी आधी रोटी उसमें से वो प्रमोद के लिए रख देती है। तो इससे पता चलता है कि घर में कितनी गरीबी है। और जो आखिरी रोटी बची है तो वो भी मोटी, काली और जली हुई है और सारा घर मक्खियों से भिन कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि गरीबी के कारण बहुत ज्यादा छोटी सी जगह में अभावों की जिंदगी वो जी रहे हैं, अच्छी, जिस कारण सफाई भी नहीं है। और बाहर एक गंदी सी साड़ी टंगी है जिस पर पैबंद लगे हुए हैं, पैचेस लगे हुए हैं, इससे पता चलता है घर में गरीबी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कई ऐसे प्रसंग आए हैं बच्चों, इनको आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न,
सिद्धेश्वरी का एक दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलना परिवार को जोड़ने का अनथक प्रयास था। इस संबंध में आप अपने विचार लिखिए। सिद्धेश्वरी का परिवार बहुत अधिक गरीबी से संघर्ष कर रहा था और पैसों की कमी के कारण परिवार के सदस्यों के बीच आपस में स्नेह बना रहे, आपस में सौहार्द बना रहे, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना बनी रहे। इसी कारण वह झूठ बोलने का प्रयास करती है और झूठ बोलती है। परिवार को बचाए रखने के कारण, परिवार में एकता बनाए रखने के कारण, शांति बनाए रखने के कारण वह झूठ बोलती है। और इससे ये होता है कि परिवार के सदस्यों में आपस में प्रेम बना रहता है, क्योंकि अगर वह सच बोलेगी तो इससे क्या होगा कि एक सदस्य के मन में दूसरे सदस्य के प्रति कहीं ना कहीं कभी कटुता भी उत्पन्न हो सकती है, जिससे परिवार की शांति भंग हो सकती है। तो झूठ बोलकर परिवार को जोड़े रखने में वह काफी हद तक इसलिए सफल रहती है क्योंकि उसका जो उद्देश्य है वो यही उद्देश्य है उसका कि परिवार में किसी तरह बस शांति बनी रहे। अगला प्रश्न, अमरकांत आम बोलचाल की ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे कहानी की संवेदना पूरी तरह उभर कर आ जाती है। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अमरकांत जी ने अपनी कहानियों में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। इसी कारण से उनकी कहानियां हर पाठक वर्ग को अच्छी लगती हैं, रुचिकर लगती हैं और इसीलिए वे लोग उसे पढ़ना चाहते हैं। और वे मिश्रित शब्दावली का प्रयोग करते हैं। संवादों की भाषा भी पात्रों के अनुकूल होती है। जैसे कि जो सिद्धेश्वरी है वो ऐसे बोलती है, बड़का की कसम एक रोटी देती हूँ, अभी बहुत सी हैं। ये किसको कहती है? अपने पति को कहती है कि मतलब आपको बड़े बेटे की कसम है। और इसीलिए बड़के भैया ऐसे बोलती है, प्रमोद को के बारे में बोलते तो कहती है बड़के भैया के बारे में वो ऐसे बोल रहा था कि बड़का भैया, है ना। तो इस तरह से ये बात यहाँ हम देखते हैं कि अमरकांत जी संवादों में भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो उस पात्र के ठीक अनुकूल बैठती है। और भाषा एक बहुत बड़ा माध्यम होती है जो अर्थ को सही रूप में प्रदान करती है, जो पात्रों के बीच एक आपस में इंटरेक्शन को मजबूत बनाती है ना। और हम इसको ऐसे भी देखते हैं, जैसे उदाहरण में है, मुंशी जी 1.5 रोटी खा चुकने के बाद 1 ग्रास से युद्ध कर रहे थे। इसका मतलब कितनी एक बहुत अच्छे प्रभावशाली तरीके से यहाँ अमरकांत जी ने कितने अच्छे तरीके से इसका वर्णन किया है कि मुंशी जी 1.5 रोटी खा चुके हैं तो उसके बाद मतलब 1 ग्रास से, यानी कि 1 ग्रास से युद्ध कर रहे हैं का मतलब क्या है कि उनको और भूख है, परंतु वो उसी ग्रास को अच्छी तरह से चबाए जा रहे हैं, अपने मन को ये संतुष्टि दे रहे हैं कि पेट भर जाए, कि खाना खा लिया है काफी, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कहीं कहीं उनकी भाषा चित्रात्मक भी हो जाती है। जब उन्होंने प्रमोद का आगे वर्णन किया है कि प्रमोद के हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे और बेजान थे, है ना, और पेट हंडिया की तरह फूला हुआ था। तो इस तरह से यहाँ हम देखते हैं कि चित्रात्मक भाषा ऐसा जैसे कि हमारी आंखों के सामने एक चित्र सा उभर आता है, एक छवि सी उभर आती है। अगला प्रश्न देखें, रामचंद्र, मोहन और मुंशी जी खाते समय रोटी न लेने के लिए बहाने करते हैं, उसमें कैसी विवशता है, स्पष्ट कीजिए। रामचंद्र, मोहन और मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी जब भोजन पर बैठते हैं, जब वे भोजन करते हैं तो वे सभी रोटी न लेने के लिए अलग अलग बहाने बनाते हैं। क्यों वे ऐसा इसलिए करते हैं? क्योंकि सभी को पता है कि घर में साधन बहुत अधिक सीमित हैं, पर्याप्त भोजन नहीं है जिससे सभी का पेट पूरी तरह से भर सके। इसीलिए सभी सदस्य, रामचंद्र हो चाहे मोहन हो या मुंशी जी, सभी ये चाहते हैं कि जो सिद्धेश्वरी है वो भी कुछ भोजन तो करे, ऐसा ना हो कि उसके लिए भोजन बचे ही ना। इसलिए सभी थोड़ा थोड़ा खाकर ही उठ जाते हैं। और अगर किसी ने और इच्छा जाहिर की तो क्या होगा कि घर के किसी, चाहे वो प्रमोद हो सकता है या फिर सिद्धेश्वरी, उनको भोजन ना नसीब हो। इसलिए वे नहीं चाहते, वे चाहते हैं जितना भी भोजन है सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाए, जिससे सबका कुछ पेट तो भरे। इसी कारण आर्थिक अभावों की वजह से उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता, परंतु विवशता उनकी यही है कि आर्थिक अभाव बहुत ज्यादा है, संघर्षों से जूझ रहे हैं, गरीबी बहुत ज्यादा है, इसीलिए वे सभी पेट भरने का झूठा बहाना बनाते हैं। अगला प्रश्न, सिद्धेश्वरी की जगह आप होते तो क्या करते, लिखिए। बच्चों देखो बेटा, अगर मैं इसका उत्तर लिखूंगी तो आप उसी तरह से लिखें। सिद्धेश्वरी की जगह अगर मैं होती तो मैं भी ऐसा ही करती, क्योंकि सिद्धेश्वरी घर की गृहिणी है, उसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है और पूरे परिवार को सही ढंग से
खाना मिले, भोजन पर मिले, ये उसकी जिम्मेदारी है। परंतु वह स्वयं तो कमाती नहीं है, उसके पति यानी चंद्रिका प्रसाद कमा कर लाते हैं। लेकिन अब उनकी नौकरी छूट चुकी है तो परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। तो इस समय सिद्धेश्वरी की बहुत अधिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि इतनी आर्थिक तंगी होने के बावजूद ये उसके अपार धैर्य को भी परखता है, ये स्थिति कि वो किस तरह से सब परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सम्मान बनाए रखती है। तो इस तरह से वह झूठ का सहारा लेती है। और अगर वह झूठ का सहारा लेती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर किसी की भलाई के लिए झूठ बोला जाए तो वह झूठ नहीं होता, बल्कि उसे हम अच्छा ही कहेंगे। और अगर मैं उसकी जगह होती, सिद्धेश्वरी की जगह, तो जरूर ऐसा ही करती, क्योंकि मेरा भी यही उद्देश्य होता कि परिवार के सब सदस्य पहले खा चुके और फिर मैं खाऊं, और सभी को मैं ये कोशिश करती कि सभी में प्रेम बना रहे। तो कभी अगर झूठ भी बोलना पड़े तो मतलब उसको मैं बुरा नहीं मानती, तो मैं भी ऐसा ही करती। इसलिए मैं सिद्धेश्वरी के चरित्र से बहुत प्रभावित हूँ। अगला प्रश्न, रसोई संभालना बहुत जिम्मेदारी का काम है, सिद्ध कीजिए। निश्चय ही रसोई संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। रसोई संभालने का अर्थ ये होता है कि खाना पकाना और परिवार के सदस्यों को प्यार मोहब्बत के साथ भरपेट खाना खिलाना। परंतु यहाँ हम देखते हैं कि इस कहानी में दोपहर का भोजन में हम देखते हैं कि परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, साधन सीमित, बहुत अधिक सीमित हैं, परिवार के सभी सदस्यों को भरपेट भोजन मिलना असंभव है। इसलिए सिद्धेश्वरी की जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ गई, क्योंकि उसे कम साधनों में ही परिवार के सभी सदस्यों को संभालना है, परिवार के सभी सदस्यों को भोजन प्रदान करना है। इस वजह से रसोई संभालने में ये सभी जिम्मेदारियों के काम आते हैं। रसोई का संभालने का मतलब ये नहीं है कि बस खाना पका दिया, परिवार के सभी सदस्यों में से किसी को मिले या ना मिले ये जिम्मेदारी नहीं होती, ऐसा नहीं है। पर रसोई संभालने का अर्थ ये होता है कि सबकी क्षुधा को शांत करना, सबकी भूख को शांत करना। एक गृहिणी में इतनी काबिलियत, इतनी उसके अंदर खूबी होनी चाहिए कि वह परिवार के सदस्यों को आपस में बांधे रखे और उनके पेट की भूख को शांत करने के लिए ऐसे उपाय अपनाए, इस तरह से वो बातें करे, इस तरह से वो करे। लेकिन हम यहाँ देखते हैं पाठ में कि सिद्धेश्वरी रसोई संभालने का काम बखूबी निभाती है। अगला प्रश्न, आपके अनुसार सिद्धेश्वरी का झूठ 100 सत्यों से भारी कैसे है? अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। सिद्धेश्वरी ने एक दूसरे के सच को छिपाने के लिए कई बार झूठ बोले। उसने रामचंद्र से भी झूठ बोला, मोहन से भी झूठ बोला और मुंशी चंद्रिका प्रसाद से भी झूठ बोला। वह इस तरीके से परिवार की वास्तविकता को छिपाना चाहती है और ये कोशिश करती है कि किसी तरह से परिवार में शांति बनी रहे, आपस में संबंधों में टूटन, संबंधों में कहीं भी एक दूसरे के प्रति कुछ मन में कटुता ना आए, है ना। सभी एक दूसरे को सम्मान और स्नेह की दृष्टि से देखें, आपस में प्रेम का रिश्ता मजबूत रहे। इसलिए उसके झूठ परिवार को टूटने से बचाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि उसके झूठ परिवार की टूटन से उसको उबारते हैं। एक दूसरे के झूठ के बारे में समझते हैं, अपनी तारीफ सुनते हैं, तो उनका जिंदगी के प्रति नजरिया और सकारात्मक हो जाता है। वे जिंदगी के संघर्ष के लिए और अधिक प्रयास करने हेतु तत्पर हो जाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सिद्धेश्वरी जो करती है वो सही करती है। वह झूठ जो किसी की भलाई के लिए किया जाए वो 100 सत्यों से भी भारी होता है। इसलिए सिद्धेश्वरी का झूठ बोलना बिल्कुल जायज है। परिवार के सदस्यों को जिंदगी के लिए, संघर्ष के लिए तैयार करती है, उन्हें आगे, ताकि जिंदगी में आगे बढ़ने में उन्हें कोई रुकावट ना उनके मन में उत्पन्न हो, वो मन से हारे नहीं और आगे बढ़े। अगला प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए। कखंड, वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गट-गट चढ़ा गई। इस पंक्ति में लेखक ने सिद्धेश्वरी की दशा का वर्णन किया है कि इतने अभावों में जिंदगी जीते हुए वह घर की गृहिणी सिद्धेश्वरी घर के काम में, भोजन बनाने में व्यस्त थी। उसे भूख लगी थी, परंतु उसने भोजन नहीं किया, क्योंकि वह घर के सभी सदस्यों के खा चुकने के बाद ही अपना पेट भरती है।
और वह भी अगर बच जाए तो वह पेट भरेगी, वरना वह पानी ही पी लेगी। इसलिए क्योंकि जब उससे फिर प्यास उसे लगी और बहुत जोर से प्यास लगी, तो वह उसको अपनी भूख को और उसको प्यास को शांत करने के लिए वह गगरे से एक लोटा पानी गट-गट पी गई। इसलिए उसने पहले कुछ खाया नहीं, और इसलिए जब वो लगातार ऐसे पानी उसने पिया गट-गट करके, तो उसके कलेजे में भी पानी लग गया। अगला प्रश्न देखें, ख खंड। यह कहकर उसने अपने मंझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। सिद्धेश्वरी मंझले लड़के मोहन के सामने रामचंद्र के विचार बता रही थी। वह मंझले लड़के मोहन की झूठी तारीफ कर रही थी, जो सत्य से बिल्कुल दूर था। वह जानती थी कि वह झूठ बोल रही है, इसलिए अपनी बात कहने के बाद वह अपने मंझले लड़के मोहन को इस तरह से देखती है कि कहीं वह उसके झूठ को तो नहीं ताड़ गया, है ना। वह अपराध बोध से ग्रस्त हो गई। इसी कारण बच्चों, मुझे आशा है कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा, इसकी समरी और प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और बच्चों अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें आप तक उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।